राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को शक्ति और सामर्थ्य से ही बनाया रखा जा सकता है। दूसरी बात, अगर आप में शक्ति नहीं होगी तब आपके अधिकारों के लिए कोई नहीं लड़ेगा और आपको धोखे मिलते रहेंगे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण हमें यही दो सीख देता है। यह घटना दर्शाती है कि अगर एक मजबूत नेता ठान ले तो वैश्विक दबाव की परवाह किए बिना अपने देश के भू राजनीतिक और सामरिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी रूस की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया और पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना नाटो को उसकी औकात दिखा दी। इस परिस्थिति को देखते हुए आम भारतीयों के मन मस्तिष्क में एक प्रश्न का कौंधना स्वाभाविक है कि क्या भारत भी पीओके को वापस ले सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि पीओके और डोनबास अलग है, और हाँ, पाकिस्तान भी यूक्रेन नहीं है बल्कि एक परमाणु संपन्न देश है। चीन है, यूएन है, यूएस है, मुस्लिम देश हैं और पता नहीं क्या क्या है। एक मायने में देखें तो आपकी बातें सही भी हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि अगर भारत पीओके पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो भारत के पक्ष में क्या होगा और भारत के खिलाफ क्या होगा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पीओके हमारा है, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जब पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला किया तो उन्होंने डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करने का फैसला किया। मॉस्को के दावे का आधार लुहांस्क और डेटोनेस्क प्रांतों की यूक्रेन से खुद को अलग करने की इच्छा है, और इस क्षेत्र में एक रूसी भाषी आबादी भी रहती है। ऐसा नहीं है कि डोनबास रूसी क्षेत्र था और दिन के अंत में यथास्थिति को बदल दिया गया, लेकिन अगर भारत ने पीओके पर कब्जा कर लिया तो भारत यथास्थिति बहाल कर देगा। पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने ही भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है, और इसलिए नई दिल्ली के पास पीओके से पाकिस्तानी कब्जे वाले लोगों को बाहर निकालने का अधिकार भी सुरक्षित है। इसीलिए भारत इस तरह के सैन्य अभियान के बाद किसी भी राजनयिक आक्रोश को सीमित कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, भारत एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है और पर्वत की चोटियों पर युद्ध लड़ने के मामले में भारतीय सेना का कोई सानी नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सेना और मुख्य रूप से वायु तथा नौसेना अभी काफी कमजोर है। लाहौर तक कब्जा कर लेने वाली भारतीय सेना के लिए पाकिस्तान कोई बड़ा खतरा नहीं है। दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के दौरे पर इमरान को कितना लाभ हुआ यह तो भगवान ही जानता है, पर अब वो पश्चिमी देशों की आंखों में खटकने लगे हैं और भारत के संदर्भ में उन्हें किसी प्रकार की सैन्य और आर्थिक सहायता मिलना लगभग असंभव है। हाँ, कुछ लोग चीन को लेकर अवश्य सशंकित होंगे। वे ये सोचते होंगे कि क्या होगा अगर चीन ने दूसरा मोर्चा खोल दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस परिस्थिति में चीन कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि रूस का खुला समर्थन और नाटो का खुला विरोध कर वह पश्चिम के आंखों की किरकिरी बन चुका है। ऊपर से दक्षिणी चीन सागर और क्वाड के देश भी उस पर आग बबूला है। जहां तक रूस का सवाल है तो रूस भी चीन से कुछ खास खुश नहीं है। रूस की नाखुशी का कारण यह है कि एक चीन नीति का समर्थन कर रूस को लग रहा था कि यूएन में चीन खुल के उसके पक्ष में मतदान करेगा, जबकि चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने मतदान से ही परहेज किया। दूसरी ओर क्वाड के सदस्यों और पश्चिमी देश के करीब होने के बावजूद जिस भारत से रूस के विपक्ष में मतदान की उम्मीद थी, उसने दबाव के बावजूद भी मतदान से परहेज कर एक सशक्त संदेश दिया है। अतः चीन अगर कोई भी दुस्साहस करता है तो न सिर्फ पश्चिमी देश बल्कि भारत के पाले में रूस भी खड़ा होगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर उभर कर सामने आती है वह है रूस की नैतिकता। नैतिकता के आधार पर भी रूस को भारत के पक्ष में ही बोलना होगा, क्योंकि अगर नाटो यूक्रेन को अपना सदस्य देश बनाकर रूस के लिए खतरा पेश कर सकता है तो पाकिस्तान ने भी तो जम्मू की विवादित जमीन चीन को बेच दी है, जहां से उनकी सीपीईसी परियोजना निकल रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भारत का मजबूत आर्थिक पक्ष भी है। वर्तमान में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। दूसरी ओर पाकिस्तान में स्वस्थ विकास के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। नए इस्लामिक ब्लॉक बनाने के दुस्वप्न में इस्लामाबाद को ओआईसी से भी दूर कर दिया गया है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आमना सामना होता है तो नई दिल्ली युद्ध जनित आर्थिक विषमताओं को झेल पाने में सक्षम होगी, जबकि पाकिस्तान के पास बहुत जल्द ही पैसा खत्म हो जाएगा।
अतः इस्लामाबाद को भारत के सामने आत्मसमर्पण करने और भारत के शर्तों पर शांति संधि हस्ताक्षर करने के लिए घरेलू दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। और अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामरिक लाभ के रूप में उभरकर सामने आता है। जैसा कि भारत ने वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में बालाकोट हवाई हमले के दौरान साबित किया कि उसके सैन्य बल पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में घुसकर इस्लामाबाद समर्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। पीओके पर फिर से कब्जा करते हुए भारत को इस क्षेत्र में पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाना होगा। भारतीय सेना कोवर्ट ऑपरेशन और हाइब्रिड युद्ध में माहिर है। अचानक युद्ध और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के माध्यम से पाकिस्तान की सेना को समर्पण पर मजबूर किया जा सकता है। इसीलिए पीओके को वापस लेने का कोई भी भारतीय प्रयास तेज और हाइब्रिड होना चाहिए। भारत पूर्ण युद्ध छेड़े बिना पीओके को कुछ सामरिक महत्व वाले स्थानों पर तो अवश्य कब्जा कर सकता है। इस परिस्थिति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं।